नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप जानते हैं शनिवार को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया और इसके साथ कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं जो समझ में आते हैं, क्योंकि रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज अब सामने आने शुरू हो गए हैं। तीसरी लहर ने पूरे देश को चपेट में ले लिया है। ऐसे में जो अतीत की यादें हैं और मद्रास हाई कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग पर हत्या का मुकदमा कायम कराने की टिप्पणी कर दी थी, बंगाल, असम, केरल समेत 4-5 राज्यों के चुनाव के समय जो भीड़ जुट रही थी सभाओं में, उसको लेकर के चुनाव आयोग ने उसको रोका नहीं, राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश नहीं दिए। तो ऐसे में इस बार इलेक्शन कमीशन ने काफी एहतियाती उपाय किए हैं। उसने कहा है कि एक तो 15 जनवरी तक कोई भी नुक्कड़ सभा, किसी तरह की रैली, जनसभा या किसी भी तरह का जो चुनावी कवायद है, लोगों से संपर्क स्थापित कर अपनी बात कहने की, वो नहीं हो पाएगी। 15 जनवरी के बाद हो सकता है कि कुछ रियायतों के साथ चुनाव आयोग कुछ कहे, लेकिन उसने कहा है कि सभी राज्यों में रोड शो करने की और जनसभाएं करने की इजाजत नहीं होंगी। आप डिजिटल तरीके से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। और ये जो वर्चुअल सभाएं और संबोधन करने की बात चुनाव आयोग ने कही है, ऐसा लगता है कि कुछ दलों को ये रास नहीं आई है। इनमें अखिलेश यादव भी है, इनमें असदुद्दीन ओवैसी भी है, दबी जबान से कांग्रेस भी है। कुछ हैं जिन्होंने इसका स्वागत किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि ठीक है। आम आदमी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। भाव तौर से कर से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ दल तैयार हैं, कुछ दलों ने इसको बड़ा सकारात्मकता के साथ लिया है, इसकी प्रशंसा की है, इसको स्वीकार कर लिया है। कुछ दल इससे इनकार क्यों कर रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, चुनाव आयोग की आलोचना क्यों कर रहे हैं और बहानेबाजी क्यों शुरू कर दी है। ऐसा क्या है इस आदेश में जिससे आप इनकार करें, जिससे आप भागे? क्या लोगों के स्वास्थ्य की चिंता आपको नहीं है? जो ये कोरोना विस्फोट फिर से हो रहा है, क्या इससे आप भयभीत नहीं हैं? या कुछ और कारण है? इस बहाने भी आप भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर अभी से निशाना साधना चाहते हैं, अभी से पेशबंदी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नतीजे क्या आने वाले हैं। तो जानना चाहेंगे भाव तोरसेकर से। भाव को जोड़ लेते हैं। भाव, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 भाव, अखिलेश यादव को क्या हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी को क्या हुआ है? एक अच्छा प्रस्ताव है, ऐसा माहौल है देश में, इसमें सभी को इसका स्वागत करना चाहिए कि लाखों की, हजारों की भीड़ ना जुटे, लोगों की जिंदगियां खतरे में ना डाली जाए। फिर इनको क्या परेशानी है? नहीं, उनको परेशानी हमेशा रहती है ना। प्रॉब्लम उनका है कि वो लड़ना नहीं चाह, यानी लड़ना तो है लेकिन लड़ने की हिम्मत तक गवा बैठे हैं। वो तो तकरार करेंगे। या हिंदी में बोलते हैं ना, नाचन जाने आंगन टेढ़ा। जी जी। तो नाच सकते नहीं तो आंगन टेढ़ा है बोलेंगे, ये बोलेंगे हर बात के। इनकी ओवैसी की तो बात ही छोड़ो, ओवैसी को हर बात से तकलीफ है। जी जी। असल में इनका तो इलाका भी नहीं है। ये हर राज्य में जाते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उधर पार्टी खड़ी नहीं करते। आजकल वो बंगाल की तरफ मुड़कर नहीं देखते। तो पिछले कुछ महीनों से ये यूपी में घूम रहे, तो उनकी तकरार को हम दुर्लक्षित कर सकते, इग्नोर कर सकते। लेकिन अखिलेश की तकरार जो मेरी समझ में नहीं आई। यानी ये खुद क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया है, इनकी ताकत क्या है,
ये भी नहीं जानते, इसका मुझे अजीब लगा है। जो कल जो वो बोल रहे थे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अब देखिए सोशल मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। सोशल जी। मीडिया, डिजिटल मीडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अमेरिकन कंपनी का है, कोई यूरोपियन कंपनियों का होगा, कुछ इंडियन कंपनियों का होगा, इंटरनेट प्रोवाइडर का होगा। इसमें आपका इंडिविजुअल किसी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर होने से मतलब ही नहीं होता। हाँ, आप उसका इस्तेमाल करोगे या नहीं। यानी इनका कहना ऐसा है कि देखिए हमको तलवार उपलब्ध है, हमको तोपे उपलब्ध है, हाँ वो चलाने वाले हमारे पास नहीं है, ये तकलीफ है इनकी। अब आपको अगर उसका इस्तेमाल करना है, आपके पास स्मार्टफोन है, हर आज 100 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया में है, हम भारत में है। इसका मतलब आप यूपी का चुनाव भी लड़ो और आप अगर कुछ आपका प्रचार करना चाहते तो पूरे देश में 100 करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। जिसके जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नाम डिजिटल मीडिया है। अब ये बोलते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब इनको डिजिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही पता नहीं है। अब हम बोल रहे हैं, आपके चैनल पर आप मुझे बुलाया तो आपका चैनल जो है वो कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ओसीएन नेटवर्क जो है उस पर आप कुछ भी खुद को बोलो, हमको बुलाओ, हमारा इंटरव्यू ले लो और 4 लोगों के साथ आप इंटरव्यू करो, डिबेट करो। वो तो खुला देश भर के नहीं, दुनिया भर के लोगों के लिए खुला है। जो कोई अमेरिका में बैठा है वो भी हमारा डिबेट देख सकता है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक लैपटॉप है या मोबाइल स्मार्टफोन है, उस पर से हम कनेक्ट करते हैं और दुनिया के लिए हम बोल देते हैं। हाँ, दुनिया अगर सुनना नहीं चाहेगी तो क्या करेंगे। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि डिजिटल पर रिस्ट्रिक्ट रहो। इसका मतलब ही अखिलेश समझ नहीं पा रहे, वो रो रहे बस। जो बच्चा हमेशा घर में होता है ना, एक बच्चा रोता है तो उसको कुछ भी दे दो वो रोता ही रहता है। तो अखिलेश की तकलीफ भी है कि उसको रोना है। वरना ये समझ जाते कि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास नहीं, बिल्कुल छोटी, कई राजभर वगैरह जो निषाद ऐसी पार्टी है बिल्कुल छोटी है, उनको और बीजेपी जैसी सबसे तगड़ी पार्टी जो है जिसके पास बहुत पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको भी आपके लेवल पर लाके रख दिया है चुनाव आयोग ने। ये समझ नहीं पाते कि अपना प्लस पॉइंट क्या है, अपना वीक पॉइंट क्या है। और इसलिए बस रोते बैठ गए। जैसे बच्चा रोता है तो घर में, तो उसको कुछ भी दे दो वो रोता ही रहेगा। तो अखिलेश की यूपी के पॉलिटिक्स में हालत ऐसी हो गई है, ये रोने वाला बच्चा रोता बच्चा बन गया। मैं आपके इस दिलचस्प और सटीक टिप्पणी में इनका एक बयान जोड़ता हूं, और क्या बोला है आपने, ठीक इस पर सटीक बैठता है ये। इन्होंने कहा चुनाव आयोग को विपक्षी दलों को टीवी पर अधिक समय देना चाहिए और ये फ्री में मिलना चाहिए। भाजपा के पास पहले से ही बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्शन बॉन्ड भी उन्हें ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं स्पेस मिलना चाहिए। भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा, पंचायत चुनाव में लोगों ने देखा था भाजपा के कार्यकर्ता अधिकारी बन गए थे। कोरोना के काल में लोगों ने देखा था कैसे लोगों के परिजनों को ऑक्सीजन नहीं मिले, बिस्तर नहीं मिले। चुनाव अब ये डिजिटल प्रावधान करने का इन सब चीजों से क्या लेना देना है भाऊ, ये समझ में नहीं पा रहे हैं, या ये आए बाएं साएं कुछ भी कहेंगे मतलब आलोचना करने के लिए। तो यही तो मैं बोला ना, जो रोता बच्चा होता है घर में, जिसको रोना ही होता है, उसको जो चीज मांगे वो लाके दे दो, फिर भी वो रोता है, दूसरी किस चीज की तरफ अंगुली निर्देश करेगा और फिर रोना शुरू कर देगा। अब डिजिटल मीडिया पर ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा कैंपेन। इससे ऑक्सीजन से क्या मतलब है। कोरोना के
बेड से क्या मतलब है, ऑक्सीजन बेड से क्या मतलब है, आईसीयू बेड से क्या मतलब है? क्या वोटर का प्रचार ऑक्सीजन बेड पर होने वाला है? अब बीजेपी के पास चंदा, अरे आपके पास बीजेपी के पास चंदा है लेकिन वो खर्चा नहीं कर सकते, यही तो चुनाव आयोग बोल रहा है। उनके बिल्कुल। पास समझो कुछ 10,000 करोड़ है खर्चा करने के लिए, लेकिन आप पंडाल नहीं डाल सकते, आप उसमें 1 लाख कुर्सियां नहीं लगा सकते, उसमें किसी को बुला नहीं सकते। ये किसको बोला है? जिनके पास चंदा है उनके लिए बोला है ना। यानी अखिलेश को समझ में नहीं आ रहा है चुनाव ने किसको लगाम लगाया। आप बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या वो निषाद या और कोई पार्टी हो, सबको एक लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया। जिसको करना है अपने लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन जो है, डिजिटल मीडिया, उस पर कैंपेन करो। हाँ, आप जो कैंपेन करेंगे वो किसी ने देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अब सुनने वाले आपके पास नहीं है तो उसके लिए चुनाव आयोग क्या सबको सख्ती करेगा? नहीं भाई, इतने लोगों को कंपलसरी समाजवादी पार्टी का डिजिटल प्रचार देखना ही चाहिए। स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस तो आपको पूरा का पूरा स्पेस दिया है, जिसको जितना स्पेस इस्तेमाल करना है करो। आपको समझ में नहीं आता है स्पेस का मतलब क्या होता है। डिजिटल स्पेस सबके लिए पूरा खुला कर दिया है ना। पूरी हाँ, दुनिया के दूसरों लिए के लिए खुला है। जो बाकी का स्पेस है, जिसके लिए पैसा खर्चना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है कि भाई पंडाल लगाना है तो वो मैदान बुक करो, उसके लिए वहां लोग भीड़ जमा इकट्ठी करनी है, तो भीड़ के लिए 10,000 या कुछ 5,000 2,000 बसें लाओ। ये तो आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर बीजेपी करना चाहती है तो भी चुनाव आयोग बोल रहे नहीं कर सकते। मतलब अन्याय की तकरार अगर करनी है तो जिनके पास ज्यादा चंदा है वो करे। अब देखिए प्रियंका गांधी है, वो बोल सकते हैं अरे मुझे तो टी शर्ट बंटवाने हैं, लड़की हूं लड़ सकती हो, उसके टी शर्ट बंटवाने हैं, उसकी मैराथन करनी है, तो चुनाव आयोग बोलता नहीं नहीं आप रैली नहीं कर सकते, आप मैराथन नहीं कर सकते। तो प्रियंका कंप्लेन करे ना, अखिलेश क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? यानी उनको समझ में भी नहीं आया है कि डिजिटल कैंपेन का मतलब क्या है, डिजिटल पर निर्बंधित रहने का मतलब क्या है, वो भी समझ में नहीं आया, लेकिन पहले से रोना शुरू कर देता है। और भाव ये वो व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ कर के आए थे, जिन्होंने एक जमाने में टैबलेट बंटवाए थे युवाओं को, छात्रों को, मतलब नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकें। और खुद भी ये ऐसे कई वीडियो हैं जब शुरू शुरू में ये प्रचार कर रहे थे, जब टैबलेट लेकर के उस पर कुछ गेम वेम खेलते रहे होंगे, पता नहीं कुछ और करते रहे होंगे, लेकिन इस तरह की तस्वीरें इनकी आती थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु मुझे लगता है कि इनसे 1.5 गुना तो होगी, 1.5 गुना या 2.25 गुना होगी। जब प्रधानमंत्री पारंगत हो सकते हैं डिजिटल मीडिया पर और उसका उपयोग सदुपयोग कर सकते हैं पार्टी के लिए, तो ये नौजवान विदेशों से पढ़े हुए लोग ये डिजिटल का उपयोग अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए क्यों नहीं कर पाए? इनको किसने रोका था? आपने उनका जिक्र किया तो ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया, तो इसलिए मुझे जी जी। हंसी आ गई। क्योंकि आप अगर क्रिकेट के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे या कहीं टीवी चैनल पर सुनते होगे, तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होती है उनका नाम ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं लिया जाता है, वो बोलता है कांगारू। कंगारू। कांगारू ने इतना स्कोर बनाया, कांगारू ने इतना स्कोर बनाया, ये हम सुनते हैं ना। तो जी जी। कांगारू के जो 4 पाव होते हैं उसमें से 2 पाव हाथ जैसे होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं होता। और दुम इतनी बड़ी होती है और वजनदार होती है कि तीसरा पाव करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया से जाकर कांगारू बनकर लौटे। आगे वाले 2 पैर कैसे इस्तेमाल करने इसका पता नहीं, और जब दूसरे पीछे वाले पाव उठाते हैं तो जंप हो जाती है।
यानी उछल कूद करते रहते, कांगारू बनकर लौटे, कांगारू बनकर लौटे। जी जी। अब आपने दूसरी बात बोल दी कि इन्होंने टैब बंटवाए थे। अभी 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 की बात है, 1 घंटे पहले की। आपके मेरठ के एक नौजवान है, ये यहाँ के, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ के बैंक में है, उनसे मेरा काम था तो मैंने फोन किया तो बेचारे घर पर आ गए। जी वो जी। वहां के ही चुनाव के, मेरठ के चुनाव की बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे ही बात छेड़ी थी, बोले बिल्कुल मुझे अखिलेश से लैपटॉप मिला है, आप सही बात बोल रहे। तो मैंने बोला फिर इनको खुद को क्यों नहीं पता चलता कि डिजिटल क्या है। जी यानी वो लैपटॉप के लाभार्थी रहे हैं। अब बैंक में यहाँ काम करते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहां नजदीकी बैंक है, जहाँ मेरा खाता खुलवाना था इसलिए फोन किया तो बोले मैं ही घर आ जाता हूँ, तो आए थे और बातों जी बातों में निकल गए तो बोले मैं लाभार्थी हूँ अखिलेश का लैपटॉप का। तो मैंने बोला आप समझाइए मुझे कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। आपके पास लैपटॉप है और समझो कम से कम 1 लाख लोगों के पास लैपटॉप होगा जिन्होंने बंटवाए होंगे, तो उनसे तो इनकी कनेक्टिविटी है। और चुनाव आयोग अब बोल रहा है आपने तो 6-7 साल पहले लैपटॉप और टैब बंटवाए बच्चों के लिए, घर घर में लैपटॉप जा पहुंचे, उस पर लोग फिल्मी गाने वगैरह देखते हैं, तो आपका भी सुनेंगे, आपने तो मुफ्त का दिया है, फुकट का जी जी। दिया है। लेकिन इनको पता नहीं लैपटॉप डिजिटल और लैपटॉप, डिजिटल और टैब, इनका कनेक्शन क्या है मालूम नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और जनता का कनेक्शन क्या है ये भी इनको पता नहीं, इसलिए बस रोते रहे। कनेक्टिविटी अगर मालूम नहीं तो आप चुनाव क्या लड़ोगे। और प्रचार कैसे होता है, प्रचार का मतलब क्या होता है, कैंपेन का मतलब क्या होता है, आपकी बातें लोगों तक पहुंचना जरूरी होता है। और लोगों के पास जब बातें पहुंचती है तो उसमें से लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं, वो समझते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, तो वो जाके आपको वोट देंगे। बात यह है कि आपको आपकी बातें बतानी है, बताने की सुविधा तो उपलब्ध है और आसान सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपको पैसा खर्चने की जरूरत ही नहीं है। पुराने जमाने में हम बड़ी मीटिंगें आज भी करते हैं तो उसमें जो पैसा खर्चा होता है उसमें 100 में से 1 रुपया 2 रुपए में भी एक काम बन जाता है, उसकी जरूरत नहीं है ज्यादा। जी जी। लेकिन इनको पता नहीं है कि इसका कैंपेन करे तो कैसे करे। इसलिए मैंने बोला ना कि कांगारू बनकर आए, आगे के 2 पाव है लेकिन इसका हाथ माने या पाव माने ये भी पता नहीं है। कांगारू में मजाक से नहीं बोल रहा हूं, आप वो पूरा कांगारू आपके नजर के सामने लाइए तो आपको पता चलेगा। और बोलेगे आप धूम का क्या करूं, चुनाव मेरी धूम उठाने वाला है क्या, ये धूम उठाकर मैं चल नहीं सकता, मुझे तो जंप मारनी पड़ती है। तो ये कंप्लेंट अगर आपको करनी है तो आप इसी ढंग से कंप्लेंट करोगे। देखो दुविधा ये कितनी भी हो उसमें से निकलने की कोशिश करता है। आप अखिलेश एक बात भूल रहे कि आप बोलते हो कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। सरकार किस लिए बनानी होती है, क्यों सरकार चाहिए इस देश को, इस यूपी की जनता को सरकार क्यों चाहिए? कि जनता के लिए जो दुविधा है उस दुविधा से उनको निकालने के लिए कोई सरकार चाहिए। अब जो सरकार बनने वाला है वो बोलता है मेरे सामने दुविधा है, वो चुनाव आयोग निकाले। तो आप लड़ो ही मत ना यार, चुनाव आयोग ही यूपी का चुनाव लड़ेगा और अपना सरकार बनाएगा। सरकार दुविधा हटाने के लिए, उस पर से समाधान समस्या से निकालने के लिए होती है। इसका ही जिसको पता नहीं वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। ये डेमोक्रेसी का कितना बड़ा मजाक है आप समझ लीजिए। ये जो आपने दुम वाली बात कही है कि इनको दुम उठाने वाला कोई चाहिए, तो इन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि हमारी दुम उठाओ आप, क्योंकि हम इसे उठाने में सक्षम नहीं है। इन्होंने चुनाव आयोग को, राजनीतिक दलों को कुछ फंड देना चाहिए, ये बात कही। और उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा हम तैयार कर सकें इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी के जो बुनियादी ढांचे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते,
इसलिए हम अपील करते हैं चुनाव आयोग को कि राजनीतिक दलों को सरकार से कुछ फंड दिलवाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दल जिनके पास भाजपा की तरह मजबूती नहीं है वो मुकाबला करने में सक्षम हो जाएं। तो वो चाहते हैं कि फंड मिल जाए तो शायद डिजिटल मीडिया पर वो ठीक से प्रचार कर पाएंगे। तो इनकी समस्या का समाधान होगा कैसे? जो आप बोल रहे हैं उसके मैं दो भाग करूंगा। जी जी। एक बात तो ऐसे है कि ये बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, यानी समझो कि अखिलेश पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन है और वो बोल रहे इंटरनेशनल क्रिकेट को कि भारत को बोल दो कि हमको एक रोहित शर्मा चाहिए, हमको एक विराट कोहली चाहिए, हमको एक शम्मी चाहिए जो अच्छी गेंदबाजी करे, क्योंकि हमारे पास तो अच्छा गेंदबाज है नहीं। हमको यहाँ आके कुछ ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में अच्छा सा स्टेडियम बना दो, क्योंकि हमारे पास स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम नहीं तो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो हमारे यहाँ अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो इंटरनेशनल क्रिकेट ने पाकिस्तान में क्रिकेट के स्टेडियम बना के देने चाहिए। नहीं तो हम बिल्कुल इंडिया से कैसे लड़ेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से कैसे लड़ेंगे? ऐसे अगर कोई पाकिस्तान का कैप्टन बोलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? आपने पार्टी बनाई है, चुनाव आयोग ने आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजी कि भाई कोई पार्टी बनाओ, हमारे पास आ जाओ, रिकॉग्नाइज करो, चुनाव लड़ो, इतने वोट ला के आओ और आपको रजिस्टर्ड पार्टी से रिकॉग्नाइज पार्टी करेंगे। चुनाव आयोग ने आपको कोई इनविटेशन भेजा था क्या? आपने पार्टी बनाई क्यों? जरूरी नहीं है पार्टी बनाना। बीजेपी को पैसा चुनाव आयोग ने दिया क्या भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ? ये क्या मजाक बना रखा है। और ऐसी बातें अगर मीडिया दिखाता है तो मेरी मीडिया की अक्ल कहाँ घास खाने गई, मुझे समझ में नहीं आता। ये पर यानी भाव क्या बातें करते हैं, क्या दिखाई जाती है, उस पर डिबेट चलते हैं। भाव पिछली बार का हम क्यों भूल रहे हैं? पिछली बार इनके पिताजी ने प्लेट में सजा करके दी थी सत्ता इनको। तो इस बार ये चुनाव आयोग से इस तरह की सिफारिश कर रहे हैं कि भाई मुझे चुनाव नाव लड़ना तो आता नहीं है, संघर्ष करना तो आता नहीं है, और भले ही पार्टी के पास फंड हो वो खर्च करना भी नहीं आता है। पर जिस तरीके से मेरे पिताजी ने प्लेट में सजा करके मुझे सत्ता दी थी उसी तरीके से आप भी हमारी मदद करिए। मैं एक और तथ्य आपको दिखाना चाहता हूँ भाऊ। अभी ट्विटर देख रहा था मैं जब बातचीत हो रही थी। ट्विटर पर जो इनका हैंडल है, अकाउंट है, 15 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोवर हैं। 15 मिलियन से ज्यादा। तो 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं तो फिर ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है इनके भीतर के ये अपनी बात इतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं? वो आपने ऐसा नहीं बोला कि ये अखिलेश का अकाउंट है, आप बोल रहे उनका हैंडल है, जी यानी जी। हैंडल काम कर रहा है। हाँ, हैंडल और ही काम कर रहा, कोई और। हैंडल घुमा कौन रहा है? वही वही। हैंडल घुमा कौन रहा है, इस पर निर्भर होता है ना। जी जी। इनको खुद को मालूम नहीं है कि उनके ट्विटर पर क्या जा रहा है। और जो 1.5 मिलियन जो कोई कितने 15 मिलियन जो कुछ 15 है, मिलियन। तो 15 मिलियन का मतलब 1.5 करोड़ फॉलोअर्स है। बिल्कुल। तो 1.5 करोड़ फॉलोअर्स को आप क्या बता रहे हो, आपको मालूम है? तो ये बात होती है। देखिए मुझे मालूम है बहुत सारे, अब ये पेंडेमिक हो या सोशल मीडिया हो, इसके कारण जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गए वो बहुत जर्नलिस्ट है, वो आजकल बहुत सारे पॉलिटिशियंस के हैंडल चलाते हैं, मुझे मालूम है। हमारे महाराष्ट्र में तो 2 मिनिस्टर के हैंडल चलाने वाला एक मेरा ही दोस्त है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप अपना खुद का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चला रहे हो तो उस पर से लोगों, और वो हैंडल क्यों होता है? 24 घंटे आप उससे आपके लोगों से कनेक्ट हो। बिल्कुल। तो आपको ये कितना आंकड़ा वहां दिखता है उससे कोई मतलब नहीं होता। वो आंकड़े से आप कम्युनिकेट करते हो कि नहीं उससे मतलब होता है। अगर नहीं कर रहे हो तो वो आंकड़ा 15 मिलियन के जगह 15 करोड़ हो जाए, उससे कोई क्या फायदा है? अब देखिए आपको याद होगा कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने रेडियो पर बात शुरू कर दी, मन की बात।
अब जी जी। वो रेडियो में मन की बात इन्होंने महीने में एक बार करते, फिर भी उससे रेडियो का रेवेन्यू बढ़ गया, रेडियो लोग सुनने लगे। तो इसको कनेक्टिविटी बोलते हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं तो लोग रेडियो लगा के सुनने लगे। इसलिए टीवी के आज इतना टीवी का जाल फैला हुआ है, उसमें भी रेडियो के दिन वापस आ गए। और जी जी। अलग अलग टीवी चैनल वाले भी उस दिन ट्रांजिस्टर लगाए बैठे लोग दिखाते हैं और मोदी जी जो बोलते हैं वो सुनाते हैं। मोदी जी दिखते नहीं है, सही। मोदी जी रेडियो पर बोल रहे हैं और रेडियो से जो आवाज आ रही है वो अलग अलग चैनल दिखाते हैं। तो कनेक्टिविटी का मतलब वो होता है, आपके पास मोबाइल फोन है, मेरे पास मोबाइल फोन है, इसका मतलब कनेक्टिविटी नहीं होता। या तो आप मुझे फोन करें या तो मैं आपको फोन करूं और आप आपस में हम बात करेंगे, या तो हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, 4-5 लोग मिलकर एक साथ फोन पर बातें करते हैं, उसको कनेक्टिविटी बोलते हैं। इनको लगता है कि हाँ हमारे ऐसा, हाँ मैं भाई चुनाव आयोग पूरे यूपी में सबको फ्री में मोबाइल स्मार्टफोन बंटवारा करे तो इनकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, ऐसा इन्हें लगता है। ऐसी बात नहीं होती। आपको जो चीज इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हो तो आपको उस चीज का टेक्निक भी मालूम होना चाहिए, ये कैसे इस्तेमाल होता है। अब देखिए आजकल तो सेल्फी आम हो गया, लेकिन 2014 के चुनाव में पहली बार मोदी ने सेल्फी लेते हुए उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था, याद होगा आपको, कि जी उन्होंने जी। कमल का चुनाव चिन्ह लगाया था, तो इसलिए ये तो भंग हो गया आचार संहिता का, ऐसा एफआईआर हो गया था, उससे कुछ निकला नहीं, वो बात अलग है। लेकिन उस समय वो सेल्फी लेकर दिखाते थे, यानी बिल्कुल। सेल्फी नया नया आया था, उसका इस्तेमाल मोदी करते थे। और जब उन्होंने 14 का चुनाव जीत लिया उसके बाद ये सब भाग कर निकले कि हमें भी अब सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहिए। तब तक ये सोशल मीडिया की बात सुनते तक नहीं थे, और अब तो मोदी सोशल मीडिया से निकल भी गए, उन्होंने अपना और कुछ ऐप बना लिया, मन की बात शुरू कर दी और तरीके जिससे लोग, मोदी हमेशा लोगों से कनेक्ट रहते। इनकी बात यह है कि जब चुनाव आएगा तब ये लोग ढूंढने पड़ेगा, अरे मुझे मानने वाले कौन कौन है, उनको मानने वाले कौन है, ये अपने पुराने विचार के है या नहीं, नए विचार के है कि नहीं, वो ढूंढना शुरू कर देंगे, तब तक चुनाव खत्म हो जाता है। ये फर्क है। इनको मोदी से लड़ना है, लेकिन मोदी समझने की भी जरूरत नहीं मानते। और इसलिए जो डिजिटल में अब देखो दो धड़े हो गए। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है कि हमको मोदी को हराना है, जरूर हराइए, जरूर हराइए, लेकिन उसमें फिर बोलते हैं गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो मोदी को हराना है, लेकिन जी। उसमें बहुत सारे माइक्रो मिनिमम प्रोग्राम भी है जिसमें मायावती को भी हराना है, मायावती को अखिलेश को हराना है, इनको दोनों को मिलकर प्रियंका को हराना है। ये माइक्रो मिनिमम प्रोग्राम जो है उससे जब तक नहीं निकलते तब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर नहीं पहुंच सकते। सही बात है। तो इसलिए शब्दों का जाल बुनते हैं, शब्दों का जाल बुनते हैं, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो समझ नहीं पाते। इसलिए मायावती ने उनका स्वागत किया, क्यों किया वो भी समझना जरूरी है। जी जी। मायावती का जो कैंपेन चलता है वो बड़ी सभाओं में नहीं चलता। उनके फॉलोअर्स छोटे छोटे गांव कस्बे बस्ती में जो बसे हैं वो वहां अपनी तरीके से फैले जाते हैं और लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उनको डिजिटल की भी जरूरत नहीं है। इसलिए मायावती ने इसका स्वागत किया, क्योंकि मायावती को मालूम है हमारे पास 10-12 तो वक्ता है नहीं बीजेपी जैसे, तो हम पूरे यूपी में 100 से बड़ी बड़ी सभा नहीं ले सकते, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है कि बीजेपी भी नहीं ले सकती, तो ये बीएसपी के लिए एडवांटेज है। वो मायावती समझ पाई है जो अखिलेश समझ नहीं पाया। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को कल मैं सुन रहा था, वो भी बोले कि बढ़िया बात है कि भाई कोरोना है तो लोगों की जान बचनी चाहिए, उसके लिए अच्छा तरीका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी सोशल मीडिया से ही जन्मी हुई है।
लोकपाल आंदोलन सोशल मीडिया से पनपा है, तो उनको भी डिजिटल की ताकत मालूम है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए इसलिए उनको सोशल मीडिया वगैरह पता नहीं होगा। पर भाव हमने देखा है 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली रैली करने के लिए, पहला प्रोग्राम करने के लिए कुशीनगर गए थे, और उसके बाद से मेरठ में उन्होंने अपनी आखिरी रैली की जब खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए गए, और वहाँ काली पलटन मंदिर जो 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी पूजा अर्चना करने के लिए गए। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का आशय ये है कि प्रधानमंत्री ने तो करीब करीब 10 दौरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किए हैं और एक दौरा अपना मेरठ का कर लिया, और सभी जगह उन्होंने रैलियां भी की, अपना मैसेज पब्लिक तक पहुंचा दिया, बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया और कुछ का शिलान्यास कर दिया। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव की घोषणा होने से पहले करीब करीब हर जिले में जाकर के मतदाताओं के बीच अपना संदेश दे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक अपना काम पूरा कर लिया है। अब जो बाकी के दिशा निर्देश हैं चुनाव आयोग के, उनके अनुरूप वो आगे चलेंगे, डिजिटल से अपना काम कर लेंगे। पर अखिलेश यादव भी तो पिछले 1.5-2 महीने से बस पर सवार थे, रथ पर सवार थे, उन्होंने भी तो 40 जिलों को कवर कर लिया है। फिर ये हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? केवल दिखावा, या जो सुनिश्चित हार दिखाई दे रही है अभी से उसकी पेशबंदी? बिल्कुल बिल्कुल है, इनको देखो, उनको भी पता है क्या होने वाला है। हमने अगर 5 साल में कुछ किया ही नहीं है, हम कछुए खरगोश की जो कहानी है वो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। 2-3 महीने पहले से बीजेपी ने चुनाव का काम शुरू कर दिया। ये अब जब टाइम टेबल निकला उसके बाद जाग गए, तो पहले से आपको किसने रोका था? तो ये ट्विटर का हैंडल घुमाते रहे, बाइस्कोप चलाते ना हैंडल घुमा के, वैसे खूब बाइस्कोप देखते रहे कि मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं, वो देखते रहे और अब रो रहे। तो कारण ये है कि उनको पता है उन्होंने कुछ किया नहीं 5 साल। देखिए, अब सत्ता वाली पार्टी होती है, उसके लिए सत्ता में बैठने के बाद चुनाव की चिंता नहीं होती कम से कम 3 से 4 साल। लेकिन बीजेपी और योगी मोदी जो है, शाह जो है, वो पिछले 5 साल के चुनाव का काम कर रहे थे। इनको 5 साल से काम करना चाहिए था चुनाव का, तो ये घर में बैठे रहे, घूमते रहे और कोई करते रहे, कुछ करते रहे, लेकिन चुनाव के लिए तैयारियां नहीं करते रहे। आपको हमेशा चुनाव के बारे में अगर आप हार जाते हो तो आगे 5 साल आपको काम करना है चुनाव के लिए। लेकिन इनकी आदत ऐसी है कि वो फेल होने वाला बच्चा होता है, वो परीक्षा आती है तब रात रात जागता है और फिर फेल हो जाता है। इनकी आदत वो हो गई है, साल भर में तो स्टडी करने के नहीं, अभ्यास करेंगे नहीं, और जब एग्जाम आ जाएगी उसका टेबल टिप तो रात रात भर जागेंगे, बोलेंगे मुझे चाय बना के रखो, थर्मस में चाय रखो, कॉफी बना के रखो। तो ऐसे पास नहीं होते परीक्षा। ये परीक्षा है डेमोक्रेसी में। पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो मोदी जी ने पहले से शुरू कर दिया था, और उनका तो जब खत्म होते हैं उनको अंदाजा था कि भाई अगर मार्च फरवरी मार्च में अगर वोटिंग होनी है तो जनवरी के शुरुआत में डिक्लेयर होगा टाइम टेबल, और अगर उसके बाद घूमना फिरना बंदी हो जाएगा तो उसके पहले कर लो, कुछ जितना होता है वो कर लो। उन्होंने तो कर लिया। मैं भाव ये कह रहा था कि उत्तराखंड एक ही रैली कर पाए प्रधानमंत्री, और पंजाब में तो होने नहीं दी गई। उनकी रैली को अस्त व्यस्त करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए जो वहाँ की सरकार कर सकती थी, करा सकती थी, वो किया गया। रैली स्थल तक लोगों को नहीं पहुंचने देने के लिए भी तमाम तरह की गुंडागर्दी हुई है।
और खुद प्रधानमंत्री सभा स्थल पर तो बाद में जाते। हुसैनी वाला, जहां सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की समाधि स्थल है, वहां तक भी नहीं जाने दिया गया, बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है। वो उसकी जांच पड़ताल करेगी कि उनकी जान को किस तरह के खतरे थे या किस तरह की चूक हुई है। लेकिन मेरा कहना यह है कि पंजाब में कोई अभियान प्रधानमंत्री का नहीं हुआ। उत्तराखंड में केवल एक जनसभा हो पाई है। ऐसे में डिजिटल से क्या इन दोनों राज्यों में वो ठीक तरीके से अपनी बात पहुंचा पाएंगे, पार्टी पहुंचा पाएगी? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक सघन अभियान चलाया, जेपी नड्डा भी गए, अमित शाह भी गए, योगी भी लगे रहे, मोदी जी भी गए, उससे एक माहौल बन गया। अब चूंकि तमाम तरह की पाबंदी आयद हो गई हैं, तो इन दो प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं रही है, अकाली दल के साथ रही है, लेकिन उत्तराखंड में तो उसकी सरकार है और उत्तराखंड में 2 चीफ मिनिस्टर बैक टू बैक चेंज करने पड़े थे, तीसरे चीफ मिनिस्टर अब हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में दिक्कत आएगी इनको? नहीं, मुझे उत्तराखंड में दिक्कत नहीं लगती। इसलिए नहीं लगती कि बीजेपी ने अच्छा काम किया वगैरह, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के लिए अच्छा काम किया। कल तक तो हरीश रावत रो रहे थे, हमने देखा है। तो जो इनका सेनानी है वहां का हरीश रावत, उसको ही लंगड़ा करने की, उसके पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कर रहे थे। तो मतलब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मिलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। शायद इसलिए प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि भाई हमको उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं, हमारे लिए भाई बहन मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने नजरअंदाज किया होगा उत्तराखंड के लिए। बाकी के ठीक है, पंजाब की बात तो अगर पांव रखने जैसी जगह भी बीजेपी पैदा कर देती है तो वो उनके लिए बहुत भारी बड़ी जीत होगी, क्योंकि आज तक वो डिपेंडेंट थे अकालियों से। पहली बार अपने अपने बलबूते पर लड़ेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात होगी। और दूसरी बात, ओमकार जी हमेशा ध्यान रखिए कि जब लड़ाई होती है तो सामने लड़ने वाला भी जरूरी होता है। यूपी में इनके सामने लड़ने के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, खड़ा ही नहीं हो रहा है। हाँ, फिर भी एक बात होती है कि मैं मानता हूं कि मेरा अंदाजा यह है कि 250 से ज्यादा बीजेपी के एमएलए चुनकर आएंगे। शायद समाजवादी पार्टी 2-3 आंकड़ा पार करने की कोशिश करेगी और उससे थोड़ी कम रहेगी, फिर भी वो उनके लिए बड़ी जीत रहेगी। इसका कारण ये होता है कि जो सत्ता में होता है उसके लिए थोड़ी ना यहाँ वहां की नाराजगी होती है, यहाँ वहां की नाराजगी होती है, तो इसलिए सीटें कम होगी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इनका बढ़ेगा। किनका भाव? बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन सीटें थोड़ी कम हो जाएगी। इसका कारण ये होता है कि पिछली बार कांग्रेस, बीएसपी, एसपी ये सब अलग अलग लड़े थे। इस बार एक बात है कि ये लड़ेंगे तो सोचकर थोड़ा लड़ेंगे, एसपी बीएसपी वगैरह, कि भाई पूरे 400 सीटों पर ताकत लगाने के बजाय जहां हम जीत सकते वहां ही कंसंट्रेशन करो। इन्हें समझो, एसपी जो है वो 200 सीट पर जान लगाकर लड़ेगी तो वो 100 पार कर सकती है। हमेशा एक बात चुनाव में ध्यान रखना चाहिए कि आप कितनी सीटें लड़ते हो उससे मतलब नहीं होता, आप लड़ने वाली सीटें हैं वहां आपकी जान लगा दो तो आप कितने जो देश में हम देखेंगे कि लोकसभा के लिए तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र तेलंगाना है, तो ये ऐसी जगह है जहां बीजेपी लड़ भी नहीं सकती, अभी अपने पैर पर खड़े भी नहीं हो सकती पाव पर। तो ये ऐसी कम से कम 100-125 सीटें हम अलग कर दे तो बीजेपी लड़ कितने 450 सीटें, 450 सीटें लड़ सकती है। उसमें से 300 लाने का मतलब आप समझते हो कि वो पूरे के पूरे 400-450 सीट पर जान लगा देती है, तब 300 सीटें निकल कर आती है। अगर बीएसपी है
समझो 150 सीट पर भी अपनी जान लगा दे तो वो 40-50 सीट निकल कर ला सकती है। एसपी की बात है कि 200 सीट उनकी स्ट्रांग है, वहां अगर वो जान लगा दे तो 100 के थोड़े कम लेकिन सीटें ला सकती है। हाँ, लेकिन अगर वो फैला दे अपनी पूरी ताकत तो जहां जीत सकते हैं वहां भी लड़ नहीं सकते। ये बिल्कुल सही। मैं आसान तरीके से आपको समझा दूं कि आपके सामने किसी घर में आप जाए, आपके सामने चाय की प्याली आकर लाकर रखा जाता है, तो आप चाय देखो तो वो कप में होती है तो 1-1.5 इंच ऊंची होती है, लेकिन वो प्लेट में उल्टी करो तो वो आधा जी इंच हो जाती है। जी तो बिल्कुल जितनी आपकी भूमि है उस पर ही खड़े रहो तो ऊंचाई बढ़ती है, यानी जीतने की शक्यता बढ़ती है। तो अगर समाजवादी पार्टी या बीएसपी उस ढंग से काम करे तो मेरा ख्याल है कि वो बीजेपी से अच्छी टक्कर दे सकते हैं। अगर बोलेंगे नहीं हमको तो मेजोरिटी लानी है, पूरी 400 सीटों पर ताकत से लड़ेंगे, तो वो फिर वहां कुछ 47 वगैरह है, वो 77-80 तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी, उससे ज्यादा नहीं जाए। सही। बहुत बहुत धन्यवाद भाव जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के दर्शकों को समझाने के लिए, खास तौर से जो भी कुछ ये चल रहा है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।